दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ क्या चीज़ है। तो आज क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो दोस्तों समझते हैं ओम्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या है। तो ओम्स लॉ अपने स्टेटमेंट में ये बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई चालक तार हो यानी कंडक्टिंग मटेरियल हो, अगर उस चालक तार की भौतिक अवस्था में यानी फिजिकल स्टेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो उस चालक सिरों के बीच में जो लगाया गया विभवांतर होता है और उसमें बहने वाली जो धारा होती है, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है या नियत मान मिलता है जो उसके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, कंडीशन क्या है कि उस चालक तार की भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो रहा हो। ठीक है, आइए तो इंग्लिश में इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन जो है जैसे उसकी लेंथ हुआ, टेम्परेचर हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेन हुआ, ईटीसी, मतलब इस तरह की जितनी भी फिजिकल उसकी क्या है स्टेट है, रिमेन कांस्टेंट और सेम, अगर वो कांस्टेंट होती हैं या सेम होती हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। तो इसका जो दोनों सिरा है उसके सिरों के बीच में जो लगाया गया विभवांतर है वो हमेशा करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या हम बोल सकते हैं कि करंट जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा हम वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, करंट का फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली क्या चीज़ होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज ए कंडक्टेंस, यानी जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वही क्या होता है, हमारा कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अब इस कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/r। तो जी इक्वल टू जब 1/r लिखेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। तो ये जो आई इक्वल टू v/r है ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो r इक्वल टू फिर से हम लिख सकते हैं क्या, r इक्वल टू v/i। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें वोल्टेज और करंट का रेशियो मिला जो कि रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें एक और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या है, एक कांस्टेंट है जो हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग अलग। थोड़ा सा इसका बेसिक इंग्लिश देख लेते हैं कि वेयर आर इज क्या है, अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं और समझते हैं। ओम्स लॉ जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कहने का सेंस ये है कि ओम्स लॉ सभी प्रकार के कंडक्टर पर अप्लाई नहीं होता है। ओम्स लॉ केवल जो है कंडक्टिंग मटेरियल यानी जो मेटल्स होते हैं उनके लिए ही अप्लाइड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो टेम्परेचर और प्रेशर में किसी तरह का वेरिएशन जो होता है नहीं मिलता है, मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं मिलता है। बाकी जो होते हैं उनमें वेरिएशन किसी न किसी तरह से हो जाता है। इस कारण क्या होता है, ओम्स लॉ केवल जो है मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, उनके लिए सत्य होते हैं। ठीक है, विलयन के लिए ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, अर्धचालकों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, द सब्सटेंस विच ओबेस ओम्स लॉ आर नोन एज द ओम्स सब्सटेंस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो होता है दो तरह का, एक होता है ओमिक सब्सटेंस, दूसरा होता है नॉन ओमिक। ओमिक का मतलब वो होता है कि ऐसे जो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो जब भी हम वी और आई के बीच में ग्राफ को खींचते हैं तो वो हमेशा मेटालिक कंडक्टर अगर है तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, जैसा कि इस कर्व में शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई फॉर द मेटालिक कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन एट द डिफरेंट टेम्परेचर वी आई कर्व्स आर डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए जब भी हम वी आई कर्व को खींचेंगे तो ये क्या होगी, वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर फिगर ए देखें और फिगर को बी को देखें।
इसमें जो है ये जो लाइन दिख रही है बी और आई के बीच में खींचा जा रहा है, वो हमेशा क्या होगा, ओम्स लॉ के लिए हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, ठीक है। और स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है वो हमेशा किस चीज़ को बताता है, तो हमेशा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो वी आई वक्र में अब देखिए अलग अलग टेम्परेचर के लिए बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 इज़ ग्रेटर देन क्या है, T2, इसलिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो T1 पर ज़्यादा और T2 पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके बाद नोट को देखिए, नोट क्या कह रहा है कि द डिवाइस आर द सब्सटेंस विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। एग्जाम्पल के लिए जैसे गैसियस अवस्था में अगर कंडक्टर है, क्रिस्टल है, रेक्टिफायर है, थर्मियोनिक वॉल्व है, ट्रांजिस्टर है, ईटीसी आर नोन एज द नॉन ओमिक आर नॉन लीनियर कंडक्टर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो ना कर रहे, तो जितने भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। ऑल सेमी कंडक्टिंग मटेरियल भी इसी के अंतर्गत। तो आगे समझते हैं कि जो इसका ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा होगा। तो जो नॉन ओमिक ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ना होकर के उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, डिफरेंट अप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो डिफरेंट अप्लीकेशन है, इस डिफरेंट अप्लीकेशन को समझते हैं। तो पहला अप्लीकेशन इसका क्या है, टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेजिस्टेंस आर करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को बताते हैं। ओम्स लॉ इज यूज टू मेंटेन द डिजायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अक्रॉस में डिजायर वोल्टेज ड्रॉप को क्या करते हैं, चेक करवाते हैं। Ohm's law is also used in the DC ammeter, other DC shunt to divert the current, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का जो, तो इसका लिमिटेशन क्या है कि ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल। जो यूनिलैटरल हैं एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर एंड दे अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू द डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उनके लिए भी क्या है, ये ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या क्या पढ़ा। तो ओम्स लॉ जो क्या होता है, बेसिकली बताता है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो उसके सिरों के बीच में जो लगाया गया विभवांतर होता है और उसमें बहने वाली जो धारा होती है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो रेशियो हमेशा उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, सभी कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए लागू होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उनको ओमिक सर्किट बोलते हैं, और जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक सर्किट या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है और रेजिस्टेंस के टाइप क्या होते हैं, रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, टेम्परेचर का, लेंथ का, कंडक्टर का, और उस पर कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल को देखेंगे। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।